महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई हर गुजरते दिन तेज से तेज तर होती जा रही है। अब महाराष्ट्र की ये सियासी जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बागी अरकान असेंबली की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को ही नोटिस थमा दिया। अब केस की अगली समाअत 11 जुलाई को होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सड़कों पर शिव सैनिकों और शिंदे हामियों के दरमियान लड़ाई भी देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस लगातार दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली की परवाज पर हैं। फडणवीस एक बार फिर अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इन सब के बीच वजीर आला उद्धव ठाकरे हुकूमत और पार्टी दोनों पर अपना कंट्रोल बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ने बाकी वुजरा के कलमदान छीन लिए हैं। बाकी वुजरा के कलमदान दीगर अरकान असेंबली को दिए गए हैं। वहीं बाकियों का कहना है कि महाराष्ट्र की एमवीए हुकूमत से 38 अरकान असेंबली ने हिमायत वापस ले ली है, इसलिए हुकूमत को फैसला लेने का इख्तियार नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। बागी अरकान असेंबली को कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकीन को नोटिस जारी किया। 5 दिनों में जवाब भी मांगा गया है। अब 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सियासी बहरान पर आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ गया है। बाकी अरकान असेंबली को कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकीन को नोटिस जारी किया। 5 दिनों में जवाब मांगा है और अब 11 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जराये के हवाले से यह खबर है, महाविकास अघाड़ी हुकूमत से हिमायत वापस ले सकता है शिंदे ग्रुप। गवर्नर से तहरीक के अदम एतमाद का मुतालबा कर सकता है शिंदे ग्रुप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे ग्रुप की मीटिंग में कई एमएलएस का कहना है कि अब गवर्नर के पास जाया जाए। गवर्नर के पास शिंदे ग्रुप जा सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे के घर के बाहर जश्न। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जमकर आतिशबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे ग्रुप को राहत मिली है और इस बीच एकनाथ शिंदे के घर के बाहर जश्न का माहौल है। खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। जमकर आतिशबाजी भी की गई। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले मैं प्रेम जी आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो इस वक्त सियासी बहरान मचा हुआ है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से शिंदे ग्रुप को अब राहत मिली है, इस राहत के बाद अब क्या माना जाए कि अब कितनी देर लग सकती है कि महाहुकूमत जो है वो गिर जाए? जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जी, तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला इसलिए नहीं देती कि किसी को राहत मिल जाए, किसी को दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट तो एक जो जेन्युइन रास्ता होता है वो अख्तियार करती है जी। अब चूंकि डिप्टी स्पीकर के आदेश के मुताबिक आज शाम पेश होना था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहलत मिल गई है जो एक शिंदे गुट है उनको, तो ये वो अपने लिए अपने हक में इसको देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके हक में या किसी के हक में अभी कुछ हो गया है जी। एक समय जरूर मिला है, लेकिन अब इस समय का महत्व है, इसलिए ये पटाखे फूट रहे हैं या खुशियां मनाई जा रही है, उसका मतलब है। अब इस दौरान अब जो भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से शिंदे गुट को मदद कर रही थी, अब उनके लिए मौका है कि वो खुल करके आए, एक स्थिति बनाए कि राज्यपाल जल्दी सत्र बुला ले या विश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति पैदा हो जाए
तो ताकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उससे पहले ही सरकार की किस्मत नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश हो। ये एक अपॉर्चुनिटी बनी है, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी तभी है जब उनके पास ओवरऑल मैजिक फिगर हो, यानी सदन में बहुमत का आंकड़ा हो। अब सदन में बहुमत का विश्वास अगर पहले होता इन लोगों के पास, शिंदे गुट प्लस बीजेपी को, तो अब तक ये मूव कर चुके होते। इन्हें पता है कि जब ये गुवाहाटी से मुंबई जाएंगे तो जो लोग उनके कुनबे में हैं, इनके बारे में कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि कुछ लोग मर्जी से नहीं है और कुछ मर्जी से हैं। तो जो मर्जी से नहीं है उन्होंने अगर वापस शिवसेना की ओर कदम बढ़ा लिया तो बहुमत का आंकड़ा बिगड़ जाएगा तो पूरा खेल ही चौपट हो जाएगा, यानी सरकार बनाने की पूरी कोशिश ही फेल हो जाएगी। तो वो डर आज भी बना हुआ है। तो इसलिए इस खुशी का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक हिम्मत के साथ बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के साथ खड़े हो और उनके पास वाकई बहुमत का आंकड़ा हो, तभी जाकर के इस खुशी का मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इस खुशी। बिल्कुल। तो प्रेम जी, जैसा कि चाहे शिवसेना में संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, या फिर एनसीपी की बात हम करें शरद पवार, जो लगातार ये बोल रहे थे कि मुंबई आए, बात तब होगी, बात असल तब मानी जाएगी जब मुंबई ये लोग आ जाए। तो ये जो अभी जश्न का माहौल है इसको मुकम्मल भी नहीं माना जाएगा जब वाकई में ये लोग मुंबई आ जाए, क्योंकि मुंबई में माहौल खराब हो सकता है। पहले भी बोला जाया है कि शिवसैनिक जो कारकुनान है, उनके जो वर्कर्स हैं, मुंबई में शायद इनके लिए फिर उतना आसान नहीं होगा ये दावे करना जितना कि अभी गुवाहाटी में बैठकर, रेडिसन में बैठकर ये दावे करना है। हमारे साथ सर्वेश भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, समाप्त हुई समाज से क्या कुछ निकल कर आया? देखिए बलूजा जी, इस पूरा मामला अब पहले एक्शन हुआ, एकनाथ शिंदे का तमाम विधायकों के साथ ले जाना, फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से इमोशन अपील की गई और बाद में काफ़ी ड्रामेबाजी हुई, लेकिन अब चौथे चरण पे पूरा मामला जो है न्यायालयीन प्रक्रिया में पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम अंसारी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जो न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हुई है 11 जुलाई तक, हालांकि सबको जवाब देने के लिए कहा गया है, क्या कुछ हो सकता है इसमें आगे? वसीम जी, न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जज जिस तरह से 11 जुलाई का अल्टीमेटम दिया है सभी को जवाब देने के लिए। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, खास करके इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ग्रुप को राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उनके पहले ये उठ रहा था, क्या उनकी जो मान्यता है, सदस्यता है, वो रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि आज शाम 5:30 बजे तक इस पूरे मामले में उन्हें जवाब देना था। विधानसभा के उपाध्यक्ष जो पत्र दिया था, नोटिस जारी की थी उसके आधार पर। अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से स्टे नहीं लगाया, लेकिन दोनों ही तरफ से जिस तरह से देखा गया है कि जवाब तलब किया गया है, तो ऐसे में राहत है कि अब भी उनकी जो मान्यता को लेकर सवाल या निशान उठ रहे थे उसे वक्त मिल गया। अब ऐसे में सबसे अहम बात यह होगी कि आज शाम इस फैसले के बाद जहां एक तरफ जश्न का माहौल एकनाथ शिंदे ग्रुप में, तो वहां महाविकास आघाड़ी सरकार की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि शिंदे ग्रुप इस बात को लेकर अब भी बैठकों के दौर शुरू हो चुका है कि सरकार में अगला कदम किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले इस बैठक में इस तरह का फैसला लिया जा सकता है कि एकजुट होकर सभी एक साथ राज्यपाल को एक पत्र लिख दे सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 दिनों में इस तरह की पत्र का सीधा राज्यपाल के पास पहुंचाया जा सकता है, और ये भी उम्मीद जताई जा रही कि हो सकता है कि एक बड़ी सिक्योरिटी के साथ खुद एकनाथ शिंदे मुंबई में आए और वो राज्यपाल को अपना पत्र दे। अगर नहीं होता है तो वो दूसरे माध्यम में उसके जरिए वो अपने पत्र वहां तक पहुंचा देते हैं। उस पत्र में इस बात का सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि ये जो शिवसेना जो सरकार है, ये अल्पमत की सरकार है, इसके पास पूरी तरीके से बहुमत नहीं है, इस बात का जिक्र किया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी। दूसरी लाइन उनकी ये होगी कि जो अब भी कोर्ट में मामला चल रहा है, जो विधायक इनके साथ है, तो असली शिवसेना ये है। तो ऐसे में ये सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार को अपना भरोसा बताएं या फिर फ्लोर टेस्ट के लिए जाए। अगर फ्लोर टेस्ट के लिए जाते हैं, अगर किसी तरह का ऐसा राज्यपाल को लगता है, तो फ्लोर टेस्ट की वो आगे की रणनीति तय कर सकते हैं, वो दूसरा हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले शिंदे ग्रुप के लिए एक सबसे राहत की बात यह है कि वो उन्हें मौका मिल गया। दूसरा एक ऐसा भी हो सकता है, अगर राज्यपाल चाहे या फिर किसी भी तरीके से उन्हें अगर सरकार में शामिल होना है, अगर वो शिवसेना से अलग होते हैं, तो उन्हें किसी न किसी पार्टी में शामिल जरूर होना पड़ेगा। या हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो, या पिछले 2 दिनों में जिस तरह से मन से नेता क्या ये होगा कि पार्टी में शामिल हो, बीजेपी में शामिल होंगे, या जो लगातार एकनाथ शिंदे बात कर रहे थे कि असल शिवसेना तो हम है, कि ये हो कि पार्टी 2 टुकड़ों में बढ़ जाए और जो उनका निशान जो साइन है उसको फ्रीज किया जाए और कहीं ना कहीं ये लड़ाई फिर उठ जाए कि असल शिवसेना कौन है? पार्टी है प्रहार,
उस पार्टी के साथ भी विलय कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत है। आज के सवाल था कि असली शिवसेना कौन है। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे असली शिवसेना वो है, जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का धनुष्यबाण, क्या उस पर भी एकनाथ शिंदे का गुट दावा कर सकता है? जी जरूर, इस बात को लेकर वो महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर सकता है और साथ ही राज्यपाल को भी इस बारे में पत्र लिख के जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि जो 2/3 हिस्सा चाहिए है बहुमत के लिए वो उनके पास है। ऐसे में उनका ये दावा है कि असली शिवसेना ये है, जो धनुष्यबाण है ये उनका है। तो सबसे पहले इसी मामले को लेकर कोर्ट में जाया गया है। तो इनकी एक ये बातें सबसे अहम थी, जिस तरह की एकनाथ शिंदे को पार्टी शिवसेना ने ग्रुप लीडर के पद से हटा दिया था। तो उस वक्त उन्होंने दावा किया कि इनको अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि जब से विधान सभा बना है उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने उन्हें बनाया था, तो उससे पहले नहीं हटा सकते क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है। यही मामला कोर्ट में गया है ग्रुप लीडर की। असली ग्रुप लीडर कौन, अजय चौधरी जिसे अभी उद्धव ठाकरे ने बनाया, या फिर एकनाथ शिंदे जो पहले ही से ही इसमें ग्रुप लीडर। ये दोनों मामले एक जैसे हैं। तो ऐसे में इन दोनों चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आपसी मतभेद नजर आ रही है, खास करके शिवसेना असली कौन। अब ये तो वक्त ही बताएगा असली शिवसेना कौन है। प्रेम जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जो है लड़ाई इस बात पर भी है कि जिनको पहले ही एकनाथ शिंदे को एक तरह से ग्रुप लीडर बनाया गया था, फिर उनको हटाया भी गया, क्या अब उनकी इंपॉर्टेंस रहेगी? क्या वो खुद को वो लीडर कह सकते हैं? और दूसरा, अब ये ग्रुप जो है गवर्नर के पास भी जा सकता है, उसके बाद क्या कुछ स्टेप्स मजीद एकनाथ शिंदे ले सकते हैं? मुझे जी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सारी घटनाएं घटी हैं महाराष्ट्र की धरती पर नहीं घटी है, वहां से बाहर घटी। तो इस बात का फैसला होना कि सारे लोग जो हैं 40 की संख्या जो बता रहे हैं या 34 या 38 की संख्या बता रहे हैं, एक्चुअली उनके पास क्या संख्या है और उसमें कौन उनकी मर्जी से है और कौन जबरदस्ती है, इसका फैसला जो है सदन में ही हो सकता है। तो चूंकि अब शिवसेना एक पार्टी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को यह अधिकार है कि वो बदल सकते हैं अपने विधायक दल का नेता, उस हिसाब से उन्होंने बदला है। अब चूंकि उसको जो इस आधार पर चुनौती दे रहे हैं कि हम बहुमत हमारे साथ है विधायकों का, तो अब उनको साबित करना उनकी ओर से है कि वो साबित करें कि उनके पास बहुमत है। इसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी सब हस्ताक्षर लेकर के डिप्टी स्पीकर के पास, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने उन हस्ताक्षर को संदिग्ध माना और मानने से मना किया। अब अगला स्टेप था कि वहां पहुंचते वो, तो पहुंचने से वो बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। हालांकि आमतौर पर इस बात की भी समीक्षा की जाएगी, विद्वान समीक्षा करेंगे कि जब कोई स्पीकर किसी विषय पर फैसला लेता है तो उस फैसले की न्यायिक समीक्षा होती है। बिल्कुल प्रेम जी, इसी मामले को लेकर के अब डिप्टी स्पीकर को भी नोटिस मिला है। ये तो मेरा ये कहना है, विद्वान इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब डिप्टी स्पीकर ने कोई फैसला लिया ही नहीं तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है। ये सवाल जो है जुडिशियरी महकमे में उठा है और आगे इस पर चर्चा होगी कि अगर डिप्टी स्पीकर ने कोई फैसला लिया होता तो उस फैसले को सही या गलत पर सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। लेकिन अभी जब फैसला उसने लिया ही नहीं, सिर्फ विधायकों को पहुंचने के लिए कहा, प्रोसीजर में था, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जिससे कि विधानसभा प्रभावित हो सकती है, सरकार प्रभावित हो सकती है, ये बहुत बड़ा लीगल डिबेट का विषय बनता दिख रहा है। जी वही प्रेम जी ये भी बता दें कि बात हो रही है कि ये सब कुछ महाराष्ट्र में नहीं हुआ, मुंबई में नहीं हुआ, जबकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ये लोग वापस मुंबई में ये बात करें। वही ये बात भी उठती आ रही है कि क्या ये सभी के सभी बागी एमएलए जो है ये अपनी मर्जी से गए हैं या किसी तरह का दबाव इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन पर आईडी की रेड्स पड़ी थी, ईडी की रेड्स पड़ी थी, जिनके सर पर जो है अरेस्ट होने की तलवार भी लटक रही थी अब से कुछ देर पहले ही। जी दोनों पक्ष हैं। देखिए एक तो शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विधायक वहां गए हैं उनको पहले से केंद्रीय एजेंसियों के जरिए धमकाया जा रहा था और दबाव में लेकर के उनको वहां ले जाया गया है। दूसरी तरफ शिंदे गुट के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे घरों में तोड़फोड़ हो रही है, हमारे घर परिवार असुरक्षित है, हम खुद भी मुंबई जाना नहीं चाहते, इसलिए हाई कोर्ट नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि हाई कोर्ट जाने के लिए हमको मुंबई जाना पड़ता और हमारी जान सुरक्षित नहीं है। तो दोनों गुट जो है दबाव की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर लगा रहे हैं। और मगर महत्वपूर्ण बात है कि ये जो स्टेप हुआ है पॉलिटिकल स्टेप, कि इस सरकार से समर्थन, इस सरकार पर दबाव डाला जाए कि ये बीजेपी के साथ सरकार बनाए, यही तो एकनाथ शिंदे
गुट का कहना है कि हमारे जो हमारी शिवसेना है इसको बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहिए। ये बात जो कही गई है, तो क्या ये मंसूबा पूरा होता दिख रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब तक ये मंसूबा पूरा होता नहीं दिख रहा है, ये और लंबा खींच गया है। और जब सदन के फ्लोर पर ये मामला जाएगा तो मैं जो बात कह रहा हूं कि अगर वाकई इनके पास में समर्थन है, अगर होता तो एक्शन दूसरे तरीके से देखने को मिल सकता था। चूंकि कुछ लोग जरूर दबाव और जोर जबरदस्ती में रहे होंगे, इसलिए उतना खुलकर सामने नहीं आ रहे। और बीजेपी को भी डर लग रहा है कि कुछ विधायक भी अगर इधर से उधर हो गए तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार बीजेपी कोशिश कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनकी वो कोशिशें इससे पहले भी सफल नहीं हो पाई थी। सर्वेश, ये बता दें कि लगातार बात की जा रही है कि ईडी के दबाव में, आईडी के दबाव में आईटी रेड्स हुई थी, इस वजह से भी कई एमएलए जो है वो बागी हो गए, उनको गुवाहाटी जाना पड़ा। ऐसे में संजय राउत को भी ईडी ने समन जारी किया है। इस पूरे रोल को, जो जांच एजेंसी का रोल रहा है सियासी बहरान में, उसको किस तरह से देखा जा रहा है? सबसे केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप तो नहीं लगा सकते, लेकिन जिस तरह का वातावरण और जिस तरह का माहौल रहा है सरकार बनने के बाद, विशेष करके उसको देखकर तो ये लगता है कि सरकार बनने के बाद जिस तरह से शिवसेना के कई नेताओं पर, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के खुद के साले पर भी ईडी की तलवार लटकी हुई है, तो लगातार ईडी का जो कहर था एक तरह से शिवसेना कई नेताओं पर गिरा, जिसमें प्रताप सरनाइक हैं, जो यामिनी यादव जो शिंदे गुट के साथ गई हैं, उनके पति यशवंत यादव जो बीएमसी मुंबई महानगर पालिका स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं लगातार। तो ऐसे कई विधायक हैं जिन पर ईडी की तलवार लटकी हुई थी। लेकिन जिस तरह से एक बगावत की गई, उस बगावत के बाद, जैसे आपने थोड़े समय पहले कहा कि एक आक्रोश जो मुंबई शहर में है, इतने जल्दी मुंबई आना उनका, हालांकि इंतजार सब शिवसैनिक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उनका आना पूरी तरह से कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद होगा। और तब तक जैसे मेरे सहयोगी वसीम अंसारी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट वाली जो बात कही, वहाँ पे जो उद्धव ठाकरे के जो विकास पार्टी से जो वकील थे मनु संघवी, उनके तरफ से एक बात कही गई थी, अगर ये लोग समझिए कि बीच इस पहल 11 जुलाई के पहले अगर सरकार बनाने की कवायद करते हैं तो उसको लेकर फिर क्या गया। तो कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में देश के हर नागरिक को आने का अधिकार है। इसका मतलब कि अगर ये लोग फ्लोर टेस्ट के लिए आते हैं या सरकार बनाने की कोई भी कवायद करते हैं, तो उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी सरकार से भी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जा सकती है, उस पर भी एक तरह से रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। यानी कुल मिलाजुलाकर जो जानकारी हमारे पास आ रही है मनुजा जी, इस समय महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ भी होगा, जब ये विधायक मुंबई की धरती पर कदम रखेंगे, उस वक्त यहाँ पर क्या कुछ होगा उसका अंदाज़ा अभी लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है, एक बड़ा आक्रोश शिवसेना की तरफ से देखने को मिल सकता है। उन्होंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे वो महिला विंग के हो चाहे जेंट्स विंग के हो, सभी को अलर्ट पर रखा है। अब ये तस्वीरें क्या कुछ आगे जाकर हकीकत में बदलेंगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन काफ़ी माहौल है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो कुछ माहौल क्रिएट होगा यहाँ पर, अगर हिंसाचार की घटना या आगजनी की घटना या मारपीट की घटना बड़े पैमाने पर होती है, तो हो सकता है कि आगे का ये रुख पूरी तरफ से महाराष्ट्र विकास की जो सरकार है, ये इसका पूरा रुख राष्ट्रपति शासन की तरफ जाए। जी बिल्कुल। प्रेम जी, वहीं लगातार क्योंकि फ्लोर टेस्ट की अब बात हो रही है कि अब जो असल ताकत दिखेगी, अब जो रियल शिव सैनिक होने की बात की जा रही है वो साफ हो जाएगा फ्लोर टेस्ट पे। वहीं आदित्य ठाकरे का भी बयान आता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो है मोरालिटी टेस्ट होना चाहिए, इसके क्या माने हैं? देखिए, मोरालिटी की बात अभी नहीं की जा सकती किसी भी पक्ष में। आप देखिए, तोड़फोड़ करना भी जायज नहीं है, और अगर तोड़फोड़ और हिंसा और इस तरह की घटना होती है और शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार में है, तो उनके ऊपर भी तो ये दबाव होगा कि आप कैसे नैतिकता का पालन कर रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता ही तोड़फोड़ कर रहे हैं और आप शासन नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये बात नैतिकता की दोनों तरफ से उठ रही है, इसलिए कुल मिलाकर के ये खत्म हो है नैतिकता की बात। अभी तो आप कानूनी पक्ष को ही देखिए, और ये भी हमारे संवाददाता स्पष्ट कर रहे हैं कि इस दौरान जो इस कोशिश की जाएगी सरकार बनाने की, तो इस पर क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी अवसर दिया है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। यानी महाराष्ट्र में अभी जो कुछ भी होने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर ही आगे होगा। तो ये
तुरंत में अब कुछ नहीं होने वाला है। आप ये इस तरह से उद्धव सरकार के पास भी खुशी मनाने का मौका है कि अभी ये मामला लंबा चलेगा। जो पटाखे फूट रहे हैं उधर, लेकिन उद्धव सरकार इसलिए पटाखे नहीं फोड़ सकते क्योंकि उनको मुकम्मल रूप से जीत हासिल करनी है, और शिंदे गुट को तात्कालिक तौर पर लग रहा है कि उनको जीत मिली है, राहत मिली है, लेकिन अभी किसी के लिए राहत वाली बात नहीं है। ये संकट वाली बात है, लोकतंत्र के लिए चिंता वाली बात है। जबकि एक चुनी हुई सरकार, एक ढंग से चल रही सरकार एक इस तरीके से डिस्टर्ब की जा रही है और महाराष्ट्र से बाहर डिस्टर्ब की जा रही है। उसमें केंद्र सरकार की भूमिका है, उसमें केंद्र सरकार चला रही पार्टी की भूमिका है। ये लोग खुल करके आपस में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं और फैसिलिटेट करते हैं गुजरात से लेकर के असम तक। तो अगर ये प्रवृत्ति चलेगी तो आने वाले समय में ऐसे ही सरकारें गिराई जाती रहेंगी। क्या किसी सरकार को निश्चिंत होकर के काम करने का मौका नहीं मिलेगा? वो हमेशा इस बात की चिंता करें कि हमारे विधायक को कौन तोड़ रहा है, कौन फोड़ रहा है। ये सवाल जो है लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा बिल्कुल। हालांकि बीजेपी जो है इस बार जो है खुल के सामने नहीं आ रही है और एकनाथ शिंदे और ग्रुप को ही आगे करके एक तरह से ढाल बना के ये जो है पूरा मामला किया जा रहा है। वहीं पर आपने बात की कि जो सरकार चल रही है, ढंग से चल रही है, फिर क्यों इस तरह से इंटरप्ट किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पर भी वार है, जबकि बीजेपी और जो रिबेल ग्रुप है उनका ये कहना है कि ढंग से तो चल ही नहीं रही थी, तब भी ये बगावत हुई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सर्वेश ये बता दें कि इस बीच देवेंद्र फडणवीस के दौरे दिल्ली बहुत हो रहे हैं, अमित शाह से मुलाकातें भी काफी हो रही है। सर्वेश जी मनुजा जी, जिस तरह से आज सबसे पहले एक ताज़ा खबर बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता हैं, हैदराबाद में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसको लेकर उनके सागर बंगले पर बैठक शुरू हो चुकी है। किस तरह से उस बैठक में जाना है और क्या कुछ कवायद है? देवेंद्र फडणवीस बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, वसीम से जानते हैं। देखिए, जिस तरह से राजनीतिक हलचल मची हुई है इस वक्त, बीजेपी की निगाहें एकनाथ शिंदे पे और एकनाथ शिंदे की निगाहें और दूसरी पार्टियों की निगाहें भी बीजेपी पर लगी हुई। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ उस दौर से लेकर अब तक देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई नहीं छोड़ा है, वो नागपुर तक नहीं गए। लगातार एक खबर ये भी आई थी कि लगातार दिल्ली के लिए रवाना होते, देर रात भी एक बार निकल के वो दिल्ली के लिए रवाना होते, उन्होंने चर्चा की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से चल रही हलचल के बीच में अब कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आने वाले सैटरडे और संडे, ये 2 दिन की बैठक है। इसमें महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं को शामिल होना था और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में वो नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल मची हुई है, ऐसे वक्त में बीजेपी महाराष्ट्र छोड़ के नहीं जाना चाहती है। इसी बात को लेकर भी चर्चा होगी। कुछ देर में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो अपोजिशन लीडर है उनके घर पे बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में बाकायदा बीजेपी कार्यकारिणी महाराष्ट्र के सभी आला नेता मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, आशीष शेलार और कई ऐसे बड़े नाम हैं जो महाराष्ट्र के, वो सारे वहाँ पहुँच चुके हैं। खुद पंकजा मुंडे भी इस पूरे कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगी। सबसे अहम सवाल ये होगा कि आने वाले दिनों में अगर राजनीतिक परिस्थितियां बदलती है तो उनके विधायकों का क्या रोल होगा, पार्टी के नेताओं का। बिल्कुल वसीम, तो ये बात भी काफी अहम रहेगी कि अगर ये सरकार टूट भी जाती है तो उसके बाद जो एम्बिशन लग रहा है कि एकनाथ शिंदे का है कि वो पूरा होगा कि नहीं, क्या हाफ टर्म के लिए ही सही उनको सीएम बीजेपी बनाएगी, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। वसीम, सर्वेश, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, साथ ही साथ प्रेम कुमार जी आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। मुंबई से बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर यह मीटिंग होगी। फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन मौजूद होंगे। पंकजा मुंडे और सुधीर भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की इस पूरी सियासी बहरान पर कड़ी नजर है और वो भी अपना जो एनालिसिस है इस पर कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होनी है। मुंबई में बीजेपी कोर ग्रुप की ये मीटिंग होने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। उनका कहना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ एमएलए हमारे राब्ते में है। आदित्य ठाकरे का कहना है, हमें जीत का भरोसा है। बगावत करनी थी तो यही करते। ये बागी नहीं, भगौड़े हैं। धोखा देने वाले, भागने वाले कभी नहीं जीतते।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अजीत पवार ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट करके खुद अजीत पवार ने ये जानकारी दी। तो आपको बता दें कि अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी। एनसीपी लीडर हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।